नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं और आज इस श्रृंखला में हम लोग फिर से एक बार भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत बड़ा है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। अगर आप किसी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतिहास आपका मुख्य विषय है, तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। मेरे चैनल पर मैंने पहले ही इन सारे टॉपिक्स के डिटेल वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख सकते हैं। तो हम लोग सीधे जो है शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेखित नदी कौन सी है, जो भौगोलिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो आपको बताना है ऋग्वेद। देखिए, चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिससे हमें वैदिक काल के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक पहलुओं के विषय में अच्छे से जानने को मिलता है वेदों से। ठीक है, उनमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो आपसे प्रश्न कर रहा है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेखित नदी कौन सी है, जिससे हमें वैदिक कालीन भौगोलिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, वर्तमान समय की बात करें तो गंगा हमारे भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, धार्मिक नदी है, पवित्र नदी है। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी आज के समय में। यमुना भी एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, सिंधु नदी की बात करें तो वर्तमान समय में ये हमारे भारत का जो उत्तरी भाग है ना, कश्मीर, उधर से होकर के प्रवाहित होती है सिंधु नदी। ठीक, उसके बाद सरस्वती नदी, ये पहले प्राचीन समय में काफ़ी पवित्र मानी जाती थी। ठीक, वर्तमान समय में ये विलुप्त हो चुकी है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ऋग्वेद काल में जो सिंधु नदी है ये सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, और सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में बहुत बार आया है। ठीक है ना, सर्वाधिक उल्लेखित नदी है सिंधु, और सिंधु नदी से जो है ऋग्वेदिक कालीन भौगोलिक ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब दिखेगा, जो वैदिक आर्य थे वो सबसे पहले आकर के सिंधु नदी के आसपास ही बसे। ये वही क्षेत्र था जहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता भी फली फूली थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है तो उसके बाद जो है भारत में वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है, और वैदिक आर्य सबसे पहले सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही बसे। और उसी समय जो है ऋग्वेद की रचना की जाती है, तो ऋग्वेद में जो है सिंधु नदी का उल्लेख कई बार किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख है और सिंधु नदी का उल्लेख बार बार हुआ है। यद्यपि सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है, भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में सिंधु का उल्लेख अधिक है। ठीक है, यहाँ पर शब्द आया है सप्त सैंधव। सप्त सैंधव क्षेत्र किसे कहा गया है? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है ना, सिंधु नदी की छह सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम हो गया, चिनाव हो गया, रावी हो गया, व्यास हो गया, सतलज हो गया। उसके बाद एक सरस्वती नदी को भी जो है इसकी सहायक माना जाता था। ठीक है, तो और सिंधु नदी, तो सभी सात नदियों को मिलाकर के सप्त सैंधव क्षेत्र बनता था, जिस क्षेत्र में किसी समय में सिंधु घाटी की सभ्यता फली फूली और उसी क्षेत्र में आगे चल करके वैदिक सभ्यता भी फला फूला। ठीक है, तो सिंधु नदी सबसे बड़ी थी, तो इसका जो है काफ़ी महत्व था, आर्थिक महत्व भी था, सामाजिक सांस्कृतिक महत्व भी काफ़ी ज़्यादा था। वहीं अगर हम पवित्र नदी की बात करें ऋग्वेद में, तो वो जो है सरस्वती को पवित्र नदी बोला गया है। ठीक है ना, तो ऋग्वेद में प्रमुख नदी के रूप में सिंधु घाटी का सबसे अधिक बार उल्लेख मिला है। वहीं सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में सरस्वती नदी का उल्लेख हुआ है, और सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया है। नदी तमा अर्थात नदियों की माता। ठीक है, सरस्वती को नदियों की माता। आपसे पूछा जाएगा सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी ऋग्वेदिक काल में या वैदिक काल में, तो सिंधु नदी। पवित्र नदी पूछा जाएगा तो आपको लगाना है सरस्वती नदी। प्रश्न एक ये भी पूछा जाएगा कि किस नदी को वैदिक काल में या ऋग्वेद में नदी तमा कहा गया है, नदी तमा या नदियों की माता, तो सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के किस पीटक में मठों और भिक्षु भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है? देखिए, जिन्होंने पिछला वीडियो मेरा देखा है ना, तो वो इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों को पीटक कहा जाता है। पीटकों की संख्या 3 है, तो त्रिपीटक कहा गया। ठीक,
तो सूत पीटक जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन मिलता है। उसके बाद अभिधम्म पीटक, अभिधम्म पीटक में बौद्ध धर्म के जो भी दार्शनिक सिद्धांत हैं, ठीक है, दर्शन सिद्धांत, ये सारी चीजें जो है अभिधम्म पीटक में देखने को मिलता है। वहीं तीसरा पीटक है विनय पीटक। विनय पीटक में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भिक्षु भिक्षुणियां होती थी ना, तो उनके लिए नियम या फिर उनके जो आचार है, किस तरह से उनको व्यवहार करना है, वो सारा जो नियम कानून है वो विनय पीटक में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सूत पीटक में जो भी गौतम बुद्ध के उपदेश है वो दिया हुआ है। अभिधम्म पीटक में क्या दिया हुआ है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत, ये सारी चीजें दिया हुआ है। और विनय पीटक में बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम बनाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वही चीज दिया हुआ है यहाँ। ठीक, अगला दिया है पुराणों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, जो प्राचीन वंशावलियों और धार्मिक इतिहास का स्रोत है। तो देखिए पुराणों की संख्या, तो पुराणों से यहाँ पे सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ प्रश्न में ही दे दिया है कि पुराणों से हमको क्या पता चलता है, वंशावली और धार्मिक इतिहास। तो कभी आपसे पूछा जाए कि प्राचीन राजाओं की वंशावली किस साहित्य में प्राप्त होती है, तो आपको लगाना है पुराण। ठीक है, पुराणों से प्राचीन राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है। और पुराणों की संख्या कितनी है, तो टोटल 18 पुराण है, जैसे कि विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, आप लोगों ने सुना होगा ना। तो ये जो पुराण है इनमें राजाओं की वंशावली दिया हुआ है, साथ ही साथ धार्मिक इतिहास इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार 18 महापुराण हैं। ये पुराण वंशावली, सृष्टि रचना, राजवंशों का इतिहास, विशेष रूप से मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, इनके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध मंदसौर प्रशस्ति, प्रसिद्ध मंदसौर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है और किस विषय की जानकारी देती है। मंदसौर प्रशस्ति, तो मंदसौर ये मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में है। तो ये किस शासक के विषय में हमको जानकारी देती है, तो भाई यहाँ पर मंदसौर प्रशस्ति ये होना चाहिए मेरे ख्याल से कुमार गुप्त प्रथम, जिसमें रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं। जी हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, मंदसौर प्रशस्ति जो है कुमार गुप्त, जो कि गुप्त वंश के एक शासक थे, कुमार गुप्त। ठीक है, 473 ईस्वी के आसपास मंदसौर प्रशस्ति को तैयार किया गया था गुप्त शासक कुमार गुप्त के शासनकाल में। ठीक है, इसकी रचना किसने की है, वत्स भट्टी ने। ध्यान रखो, जितने भी जो अभिलेख हैं, प्रशस्ति हैं, उनके अगर किसी लेखक के बारे में बताया गया है कि इस अभिलेख की रचना इसने की है, उसने की है, भाषा वाषा दिया हुआ है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। कई बार जोड़ी मिलाओं में भी पूछ लेता है, अलग अलग तरीके से पूछ लेता है। जैसे मैंने बताया था प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना की है हरिशेन ने संस्कृत भाषा में। एहोल प्रशस्ति, इसकी रचना किसने की है, रवि कीर्ति ने की है। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है। तो मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की है भाई, वत्स भट्टी ने की है। यह प्रशस्ति लाट प्रदेश, लाट प्रदेश गुजरात को कहा जाता था। यह भी आप ध्यान रखेंगे कि किस प्रदेश को प्राचीन समय में लाट प्रदेश कहा जाता था, तो गुजरात को। ठीक है, तो गुजरात के रेशम बुनकरों के एक समूह के मंदसौर में आकर बसने और सूर्य मंदिर निर्माण की कहानी बताती है, जो गुप्तकालीन श्रेणियों के संगठन पर प्रकाश डालती है। ठीक, जो शिल्पी थे ना, वो अलग अलग श्रेणी बना करके रहते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मंदसौर को दसपुर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो गुजरात से जो है रेशम बुनकर मंदसौर में आकर के बस जाते हैं, वहां पर वो सूर्य मंदिर का निर्माण करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं हमको मंदसौर प्रशस्ति में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यूनानी लेखक टॉलमी किस विषय पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जो भारतीय भूगोल का प्राचीनतम स्रोत है। टॉलमी, तो इसकी पुस्तक का नाम आपको बताना है। टॉलमी एक यूनानी लेखक था, तो इसने भारत के संदर्भ में काफी कुछ लिखा, तो पुस्तक का क्या नाम है, तो इसकी पुस्तक जो है भूगोल पर आधारित थी। ठीक है, टॉलमी भूगोल पर आधारित थी। ठीक है, टॉलमी ने यह जो पुस्तक है लगभग लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी में लिखा था। इसकी पुस्तक का नाम जियोग्राफिया है। ठीक है, हिंदी में भूगोल कहेंगे। यह भारत के बंदरगाहों, व्यापारिक मार्गों और भूगोल की जानकारी देता है। ठीक, तो उस समय जो है रोम के साथ जो है भारत का काफ़ी व्यापार होता था, रोम यूनान के साथ। तो
उसी समय फिर उधर के काफ़ी सारे लोग इधर आते रहे होंगे, यहाँ के लोग काफ़ी सारे उधर जाते रहे होंगे। ठीक है, तो भारतीय बंदरगाह व्यापार आदि इन सब चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया है, छठवां क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचयिता कौन है जिससे गुप्तकालीन समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है? तो देखिएगा, पिछले वाले वीडियो में मैंने एक नाटक का जिक्र किया था, मालविकाग्निमित्रम, जिसकी रचना किसने की थी? महाकवि कालिदास जी ने। तो महाकवि कालिदास जी ने 3 नाटक लिखे थे। वैसे तो उन्होंने काफी सारे नाटक लिखे थे, लेकिन जो ज्ञात है, जो हमें प्राप्त हुआ, वो 3 नाटक प्राप्त हुए हैं, जिनमें पहला अभिज्ञान, एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, दूसरा मालविकाग्निमित्रम है, और तीसरा है विक्रमो उर्वशीयम। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। ठीक है, तो कालिदास जी के 3 नाटक, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक, 3 नाटक। उसके बाद उन्होंने 2 खंड काव्य लिखे थे। एक तो मेघदूतम उन्होंने लिखा था, एक लिखा था उन्होंने ऋतु संहार। ये दोनों जो है खंड काव्य। उन्होंने 2 महाकाव्य भी लिखे, रघुवंशम, और एक उनका जो रचना था रघुवंशम। एक रचना कौन सी थी महाकाव्य, मैं फिलहाल मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, रघुवंशम और ऋतुसंहार मेघदूत हो गया, रघुवंशम। चलिए आगे बताएं, आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, रघुवंशम। ठीक है, एक महाकाव्य। आप बताने की कोशिश करिएगा उनका दूसरा महाकाव्य कौन सा था। ठीक, तो यहाँ महाकवि कालिदास जी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन माने जाते हैं। ठीक, तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के समकालीन थे, और उनके नवरत्नों में ये शामिल थे। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ना कि अकबर, उसके दरबार में नवरत्न थे, बीरबल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, उसी तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भी उनके दरबार में 9 विद्वान, वैसे तो बहुत सारे विद्वान रहा करते थे, उनमें से 9 श्रेष्ठ विद्वानों को मिलाकर के नवरत्न कहा जाता था। उन्हीं में से एक थे महाकवि कालिदास जी, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम सहित कई नाटक और लिखी। ठीक है, और इनकी जो नाटक की जो भाषा थी, मतलब इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ध्यान रखिए कि संस्कृत भाषा में ये लिखते थे, और इन नाटकों से उस समय का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, संस्कृति, सामाजिक रीति रिवाज, इन सब चीज़ों के बारे में हमको काफ़ी पता चलता है, जानकारी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक संदर्भ में उत्खनन क्या है? पुरातात्विक संदर्भ में उत्खनन क्या है? देखिए, इस तरह के प्रश्न भी जो है कई बार पूछ लेते हैं। तो उत्खनन, अभिलेखों को पढ़ना। भाई उत्खनन बोल रहा है, उत्खनन का क्या मतलब होता है? भाई सीधा, सीधा बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा, पढ़ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, माफी चाहूंगा, खुदाई, खोदना। ठीक है ना, खुदाई करना। उत्खनन का मतलब क्या होता है? खुदाई करना। ठीक है, तो खुदाई करना उत्खनन का मतलब होता है। अब अभिलेखों को पढ़ना, भाई पढ़ना ही खुदाई से तो मतलब नहीं है ना। प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन। ठीक है, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन कई बार ये खोदने से मिल सकता है। ठीक, पृथ्वी की परतों को वैज्ञानिक तरीके से खोदना, पृथ्वी के परतों को वैज्ञानिक तरीके से खोदना, ये नहीं हो सकता भाई वैज्ञानिक तरह से खोज, वो तो फिर जियोलॉजी का विषय हो जाएगा। सिक्कों का संग्रह, सिक्कों का संग्रह, कई बार खुदाई से सिक्कों का संग्रह मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन, प्राचीन वस्तुओं का। अरे यहाँ पर आंसर तो पृथ्वी की परतों को वैज्ञानिक तरीके से खोदना। पुरातात्विक संदर्भ में उत्खनन क्या है? चलो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। उत्खनन वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे जमीन के नीचे दबी हुई सभ्यता के अवशेषों को काल क्रमानुसार प्राप्त करने के लिए ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज तरीके से व्यवस्थित खुदाई की जाती है। अच्छा, अब समझ में आया, इसका आंसर सी ही होगा, क्योंकि जो मिट्टी है ना, जैसे मान लो आज से 5,000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता थी। अब सिंधु घाटी की सभ्यता धीरे 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 जमीन में दबनी चालू हो गई, उसके ऊपर मिट्टी पड़ता गया। ठीक है, तो परत दर परत उसमें दबता चला गया, तो इससे जो है उसकी तिथि भी निकाली जाती है कि भाई ये कितनी पुरानी हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी की परतों को वैज्ञानिक तरीके से खोदना और उसके नीचे से पुरानी सभ्यताओं को खोजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा विवरण सी यू की नामक पुस्तक में संकलित किया? पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड। हिंदी में भी इसको आपको ध्यान रखना है, और आप आंसर बिल्कुल दे सकते हैं अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने इसको जो है 2-3 बार शायद बताया था। तो सी यू की भाई किसकी रचना है? किस विदेशी यात्रा ने अपनी यात्रा का विवरण सी यू की नामक पुस्तक में संकलित किया? तो भाई फाहियान की बात करें, चीनी यात्री था, तो इसने अपनी जो पुस्तक थी उसका क्या नाम रखा था? फूको की या फूक्यू की, ऐसे कुछ। ठीक,
मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम अगर हम देखें तो रेहला। इब्न बतूता भाई ये जो है मध्यकाल में भारत में आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और इसने पुस्तक लिखा रेहला। रेहला, किताब उल रेहला। ठीक, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा वेनसोंग। हेनसोंग दिया हुआ है यहाँ पर, वेनसोंग आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेनसोंग की पुस्तक का नाम है सी यू की। ठीक, ध्यान रखेंगे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। फाहियान की पुस्तक का नाम फू क्यू की। ठीक है, फू क्यू की, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन में भारत आया था, लगभग लगभग 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रहा। मेगस्थनीज की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये भारत आया था यूनानी राजदूत के रूप में। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। वेनसोंग जो कि लगभग हर्षवर्धन के समय में आया था 629 ईस्वी में, और लगभग 645 ईस्वी तक ये भारत में रहा, और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। ठीक, चीनी यात्री था। इब्न बतूता की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मोरक्को, वहां से आया था, लगभग 14वीं शताब्दी में ये आया था, 1335 या 36 के आसपास में ये भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और इसकी पुस्तक का नाम है रेहला, किताब उल रेहला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेनसोंग ने अपनी पुस्तक में जो है भारत के धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, खास करके बौद्ध धर्म के विषय में काफी कुछ लिखा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य ब्लैक एंड पॉलिश्ड वेयर मृदभांड का संबंध किस काल से है? तो देखिएगा, मौर्य काल से संबंधित कुछ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो मृदभांड है। मृदभांड मैंने अपना जो पहला वाला जो वीडियो था ना, प्राग ऐतिहासिक काल वाला, उसमें बताया था मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। तो मौर्यकालीन कुछ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, तो वो किस काल के माने जाएंगे? तो भाई मौर्य काल में मिला है तो मौर्य काल का ही होगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बड़ा ही मतलब आसान सा क्वेश्चन बना दिया है, क्वेश्चन में ही आंसर है। तो महाजनपद और मौर्य काल से ये संबंधित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का तो होगा नहीं, क्योंकि मौर्य काल से संबंधित बोल रहा है ना, क्वेश्चन ही गलत पूछा है यहाँ पर। बल्कि क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछना चाहिए था, ब्लैक एंड पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ध्यान रखना, ब्लैक एंड पॉलिश्ड वेयर मृदभांड का संबंध किस काल से, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तब आपको लगाना है महाजनपद और मौर्य काल। ठीक है, तो ये एक विशेष प्रकार का अत्यधिक चमकदार काले रंग का मिट्टी का बर्तन है। यह मुख्य रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मौर्य काल तक के स्थानों पर पाया जाता है, और इस काल की नगरीकरण और आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ का विषय क्या है जो पूर्व मौर्य काल की जानकारी देता है? पूर्व मौर्य काल क्या है भाई? पूर्व मौर्य काल, तो जिस भी शब्द के साथ पूर्व शब्द लगेगा ना, तो उसका मतलब होगा पहले का। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के पहले की जानकारी देता है अष्टाध्यायी। तो इसका विषय क्या है? खगोल विज्ञान, राजनीतिक दर्शन, प्राचीन भारतीय चिकित्सा, संस्कृत व्याकरण। तो अष्टाध्यायी जो है ये क्या, ये आई थिंक सी या डी होना चाहिए, सी, संस्कृत व्याकरण। ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? पाणिनि ने की थी, और यह संस्कृत व्याकरण का एक मानक ग्रंथ है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया था, लेकिन कई बार क्या है, फ्लो में जो है दिमाग से चीजें निकल जाती है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? पाणिनि ने की है, और ये संस्कृत का एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, और इससे जो है हमें मौर्य काल के पहले की सामाजिक दशा, भौगोलिक दशा, आर्थिक दशा, इन सब चीजों के बारे में थोड़ी बहुत हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध धर्म किस विषय पर प्रकाश डालता है? मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ किस विषय पर प्रकाश डालता है? तो मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है, तो किस विषय पर प्रकाश डालता है? तो पहला दिया, बुद्ध के जीवन के अंतिम क्षण, यूनानी राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद, अशोक के धर्म प्रकृति, बौद्ध दर्शन की जटिलताएं। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, यूनानी राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद का इसमें जो है विवरण है। जो मिनेंडर, जिसको मिलिंद भी कहा जाता था, ठीक है, यूनानी राजा था, यूनानियों ने भी भारत में राज किया था ना, हिंद यवन राजा था। जो यूनानी भारत आ गए, यहीं पर हो गए, यहीं के रह गए ना, यहीं पर बस गए,
तो उन्हीं में से था मिनांडर, जिसको मिलिंद भी कहा जाता था। तो ये बौद्ध धर्म से बड़ा प्रभावित था और इसने जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन से काफ़ी सारे सवाल किए बौद्ध धर्म के संदर्भ में। तो उसी चीज को जो है मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। ठीक है, तो एक तरह का ये जो है ना प्रश्नोत्तरी टाइप का पुस्तक है। ठीक है, नागसेन के बीच दार्शनिक संवाद का विवरण है। यह इंडो ग्रीक शासकों के भारतीय समाज में एकीकरण को दर्शाता है। जो इंडो ग्रीक, ग्रीक जो है यूनानियों को ही कहा जाता था, तो जो हिंद यवन शासक थे उनका किस तरह से भारतीयकरण हुआ, तो कहीं ना कहीं उस चीज को ये दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत में प्राथमिक अंतर क्या है? इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत में प्राथमिक अंतर क्या है? चलिए इसको देखने की समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत में प्रारंभिक अंतर क्या है? पुरातात्विक स्रोत विदेशी हैं जबकि साहित्यिक स्रोत भारतीय हैं। भाई ये तो कतई नहीं हो सकता आंसर। पुरातात्विक स्रोत अत्यधिक विश्वसनीय हैं क्योंकि वे समकालीन होते हैं और उनमें हेर फेर की संभावना कम होती है। ठीक है, बोला जा सकता है, इसको सही मान सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। साहित्यिक स्रोत केवल धार्मिक हैं जबकि पुरातात्विक स्रोत केवल धर्मनिरपेक्ष है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो साहित्यिक स्रोत है भाई वो तो धर्मनिरपेक्ष भी मिले हैं ना, और जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो तो धार्मिक भी मिलते हैं, धर्मनिरपेक्ष भी मिलते हैं। साहित्यिक स्रोत हमेशा संस्कृत में होते हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय हैं क्योंकि वे समकालीन होते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं वे उसी काल के हैं। ठीक है, और उनमें हेर फेर की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, हेर फेर उतना कुछ कर नहीं सकते। ठीक, बहुत कम होता है या फिर न के बराबर। वहीं अगर हम साहित्य की बात करें, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में एक ग्रंथ का जिक्र किया था, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जिसकी रचना की थी विशाख दत्त ने। अब जो विशाख दत्त है ये किसके समकालीन थे? गुप्त शासकों के समकालीन थे। गुप्त शासकों के दरबार में रहा करते थे विशाख दत्त। और इस ग्रंथ मुद्रा राक्षस में, नाटक है बेसिकली मुद्रा राक्षस, ठीक है, इसमें जो है मौर्य वंश के उत्थान, मतलब कि किस तरह से नंद वंश का अंत किया गया और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, इसको लिखा गया है। तो जो विशाख दत्त का जो समय था और मौर्य वंश का जो समय था वो लगभग लगभग 400-500 साल कुछ का अंतर था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो विशाख दत्त ने जो लिखा वो समकालीन नहीं है। उनको जो भी उन्होंने सुना था या जो पढ़ा था उसके आधार पे उन्होंने लिखा होगा ना। ठीक है, तो उसमें हेरफेर होने की संभावना हो सकती है। तो पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय होते हैं साहित्यिक स्रोत की तुलना में, लेकिन साहित्यिक स्रोत का भी अपना ही अलग महत्व होता है। ठीक है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत में आप जो है केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोत में उस समय क्या घटनाएं घटित हुई होंगी, किस तरह से घटना हुआ होगा, वो तमाम चीजें उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी। चलिए विश्लेषण भी एक बार देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत भौतिक अवशेष होते हैं जो उस समय के हैं जब वे बनाए गए थे। इनमें साहित्यिक स्रोत की तुलना में अतिशयोक्ति, पक्षपात या बाद के परिवर्तन की संभावना कम होती है। ठीक है, वही चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा कालखंड ऐसा है जिसके लिए साहित्यिक साक्ष्य प्रचुर मात्रा में है लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य नगण्य है? मतलब यहाँ बोल रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल ऐसा है जिसके लिए साहित्यिक साक्ष्य तो बहुत मिलता है, बहुत सारे पुस्तकें मिलती है, ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है। कोई मतलब भवन वगैरह नहीं मिलता है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर आपका सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो भाई पुरातात्विक साक्ष्य तो प्रचुर मात्रा में मिलता है। हमको तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पुरातात्विक साक्ष्यों से ही पता चला है ना। गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में साहित्य भी बहुत मिला है और उस समय के पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। प्रारंभिक वैदिक काल, महाजनपद काल के भी हमको चीजें मिली है, लेकिन जो प्रारंभिक वैदिक काल है इसके संदर्भ में हमको साहित्यिक साक्ष्य तो बहुत मिला है लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका सी। तो जो प्रारंभिक वैदिक काल की जानकारी है उसका एकमात्र मुख्य स्रोत क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद से ही हमको पता चलता है
प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में। लेकिन इस काल की भौतिक संस्कृतियां, बस्तियां, उपकरण या फिर कोई भी जैसे बर्तन वर्तन कुछ इस टाइप की जो चीजें हैं वो बहुत कम प्राप्त हुआ है, ठीक है, न के बराबर। तो पुरातात्विक साक्ष्य अभी भी स्पष्ट रूप में कम या फिर विवादास्पद है, ठीक है, न के बराबर प्राप्त हुआ है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से आप लोग। भारतीय इतिहास का कौन सा कालखंड ऐसा है जिसके लिए साहित्यिक साक्ष्य प्रचुर मात्रा में है लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य नगण्य है, मतलब न के बराबर है। सिंधु घाटी सभ्यता में पुरातात्विक साक्ष्य भरपूर है और जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक। गुप्त काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है, ठीक, और साहित्यिक साक्ष्य भी मिलता है। महाजनपद काल में भी हमको साहित्य मिलता है और कुछ उसके पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासकों के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत क्या है? तो भाई गुप्त शासकों के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत क्या है? ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। तांबे के औजार, तो भाई गुप्त काल में कहाँ से तांबे के औजार उतने यूज करेंगे? भाई लोहा आ चुका था ना, लोहे की खोज हो चुकी थी, ठीक है। तो तांबे का औजार तो वो ताम्रपाषाण काल उस समय का होगा, ठीक। हमने पहले वाले वीडियो में देखा था ताम्रपाषाण काल के बारे में। सोने के सिक्के, ठीक है, पंचमार्क सिक्के। भाई पंचमार्क जो सिक्के हैं ये प्रारंभिक सिक्के थे जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के लगभग लगभग मौर्य काल तक चलते थे, ठीक है, पंचमार्क सिक्के, ठीक। तो ये तो काफी पुराने हैं, गुप्त काल में ये तो चलते ही नहीं थे। मृत भांड, मिट्टी के बर्तन, भाई मैंने बताया था शायद पिछले वीडियो में कि गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता था। अब स्वर्ण युग के बारे में जानकारी क्या मिट्टी के बर्तनों से मिलेगी? हालांकि मिलती है, गुप्त काल में ऐसा नहीं था कि एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता था और काफी सारा मिला भी है, ठीक है। लेकिन जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सोने के सिक्के। और गुप्त काल में सोने के सिक्के को कहा जाता था दिनार। भारतीय इतिहास में गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए हैं और उसी आधार पर, सोने के सिक्के के आधार पर ही गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया हुआ था, ठीक है। तो आप लोग जो है ना वीडियो को कंटिन्यू देखा करिएगा, सारा चीज एक दूसरे के साथ लिंक करेगा और क्वेश्चंस की संख्या जो है 50-50 की रहेगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट होंगी, आपके दिमाग में बैठी रहेंगी, तो वो चीज़ आप जो है ज़्यादा भूलोगे नहीं, ठीक। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के, जिन्हें दिनार कहा जाता था, ये बड़ी संख्या में पाए गए हैं। सिक्कों पर शासकों के नाम, उनकी उपाधियां, उनकी धार्मिक आस्थाएं, इसके अलावा उनके विजयों का चित्रण इस काल की आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक आधार है, ठीक है। तो सिक्कों में राजाओं का नाम मिलता है, उनकी उपाधियां, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, परम भागवत, ठीक है, इस टाइप से राजाधिराज ऐसे टाइप की उपाधियां धारण करते थे। परम भागवत एक बड़ा फेमस उपाधि उस समय हुआ करता था, ठीक है। धार्मिक आस्थाएं, तो वो किस भगवान को मानते हैं वो उनका चित्र वहां पर होता था। विजय अभियान, ठीक है, जैसे कई राजाओं को धनुष चलाते हुए इस टाइप से दिखाया जाता था। इसके अलावा जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से इनके सिक्के प्राप्त हुए ना, उससे पता चलता है कि इनका राज्य कहां कहां तक फैला हुआ था, ठीक। इसके अलावा समुद्रगुप्त का एक सिक्का मिला है जिसमें उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, मतलब राजा महाराजा जो है कला प्रेमी भी थे। तो ये तमाम चीजें हमको सिक्कों से पता चलता है गुप्त कालीन इतिहास के बारे में, ठीक। और गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, इसके पीछे भी कारण क्या है? गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी होना, ठीक, ध्यान रखेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने इस बारे में बात किया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के प्रारंभिक इतिहास को जानने के मेगालिथ दक्षिण भारत के प्रारंभिक इतिहास को जानने के लिए मेगालिथ किस प्रकार सहायक हैं? अब मेगालिथ क्या है भाई? जो पहला वाला जो वीडियो था ना, प्रागैतिहासिक काल वाला वीडियो, उसमें मैंने मेगालिथ के बारे में बताया था, महापाषाण काल, ठीक है, महापाषाण काल। तो जो मेगालिथ है ये दक्षिण भारत में लगभग लगभग 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक महापाषाण काल चला था। इसमें क्या होता था कि जो अ, दक्षिण भारत के जो लोग हैं, अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो उसको दफना दिया जाता था और उसके चारों तरफ जो है बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। इसी को मेगालिथ या महापाषाण कहा जाता था और इस समय को जो है महापाषाण काल कहा गया, ठीक है। तो बोल रहा है दक्षिण भारत के प्रारंभिक इतिहास को जानने के लिए मेगालिथ किस प्रकार सहायक हैं?
तो पहला वाला तो नहीं होगा भाई। ठीक, ये बड़े पत्थरों से बने कब्रिस्तान हैं जिससे दफन प्रथाओं और सामाजिक संरचना की जानकारी मिलती है, तो आपका उत्तर यही होगा। ठीक है, बी। तो ये केवल व्यापारिक मार्ग को दर्शाते हैं ना भैया, ये पत्थरों पर उत्कीर्ण अभिलेख है, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो आपको समझना होगा कि भाई महापाषाण क्या है, मेघालित क्या है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे जब भी किसी की मृत्यु होती उसको दफना दिया जाता था और उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर चट्टान जो है रख दिए जाते थे, खड़े कर दिए जाते थे। ठीक, तो ये जो चीज है पत्थरों से बने कब्रिस्तान है, ठीक, महापाषाण या मेगालिथ, जो कि दक्षिण भारत की जो मतलब दफन प्रथा या फिर इसको क्या कहेंगे अंत्येष्टि अंत्येष्टि प्रथा, अंत्येष्टि कर्म कहा जाता है ना, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको दफनाया जाए, जलाया जाए। ठीक, तो ये लोग जो है दफनाते थे, जमीन में गड्ढा खोद के शवों को दफनाया करते थे। अंत्येष्टि किस तरह से होती थी, दफना करके। तो दफन प्रथाओं और सामाजिक संरचना की जानकारी मिलती है कि उनका समाज किस तरह से था, और ये काल जो है लगभग 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, हाँ। तो दक्षिण भारत में बड़े पत्थरों से बनी कब्रों या स्मारक हैं। ठीक है, लगभग 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक चला। अच्छा, 300 ईसा पूर्व मैंने कहा, 300 ईस्वी तक ये चला। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और देखना कि जब ये किसी व्यक्ति को दफनाते तो उसके साथ जो है कुछ उपकरण भी रख देते थे। ठीक है, कुछ उसकी वस्तुएं भी रख देते थे, शवों के साथ दफनाते थे ना, तो कुछ हथियार वगैरह रख दिया, कुछ मिट्टी के बर्तन वर्तन रख दिए। मतलब पहले के लोगों का ये मानना था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद भी उसे उन वस्तुओं की जरूरत पड़ती होगी। ठीक है, तो काफी सारी चीजें उसके साथ मिला है जिससे पता चलता है उस समय के समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, जीवन कैसा रहा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, जो राजपूत काल के इतिहास का स्रोत है? तो पृथ्वीराज रासो, तो यहां प्रश्न में ही दे दिया है कि भाई पृथ्वीराज रासो से हमको क्या पता चलता है, राजपूतों के विषय में पता चलता है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, मेरे ख्याल से ज्यादा कठिन नहीं होगा। आप लोग जो है ना आंसर देने की कोशिश करिएगा मुझसे पहले। ठीक, तो कल्हण, भाई कल्हण तो इसने राज तरिंगणी लिखी है ना, बाणभट्ट ने हर्ष चरित लिखा है, बाणभट्ट ने हर्ष चरित। इसके अलावा बाणभट्ट की एक और रचना है कादंबरी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चंद बरदाई। चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंद बरदाई। ठीक है, अब जो चंद बरदाई हैं ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। देखिए, मैं पिछले वीडियो से आपको बताता आ रहा हूं कि जो दरबारी कवि हैं या फिर किसी अभिलेख की रचना किसने की है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे बाणभट्ट की बात करें, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था, रवि कीर्ति। उसके बाद कुमार गुप्त का दरबारी कवि कौन था, वत्स भट्टी। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजों को ध्यान में रखना होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, चीजें आती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी, मैं रिपीट करता जाऊंगा, आप लोग बार बार सुनेंगे, आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। ठीक, तो चंद बरदाई, इसने जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की, जो कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। चलिए, तो यहां पर पृथ्वीराज रासो से हमको पृथ्वीराज चौहान के जीवन, उनके जीवन के बारे में पता चलता है। उनकी प्रेम कथा, जो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह किया था ना, संयोगिता, जो कि क्या नाम राजा का था, चंदावर, चंदावर नहीं, जयचंद। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी थी संयोगिता, उसके पिता थे जयचंद। ठीक है, उससे उन्होंने विवाह किया था संयोगिता से। इनके द्वारा जो युद्ध वगैरह किए गए, तो उन सब चीजों का इसमें जानकारी मिलता है। हालांकि पृथ्वीराज रासो में कई सारी जो जानकारी है ना अतिशयोक्तिपूर्ण है, मतलब पढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी ये राजपूत काल के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए आगे देखते हैं। शुंग वंश का इतिहास जानने का मुख्य साहित्यिक स्रोत कौन सा है? शुंग वंश को जानने का मुख्य साहित्यिक स्रोत कौन सा संस्कृत नाटक है? बड़ा आसान क्वेश्चन बना दिया। अगर यहाँ पर क्वेश्चन खाली होता शुंग वंश का इतिहास जानने का मुख्य साहित्यिक स्रोत कौन सा है, तब शायद कठिन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बोल दिया संस्कृत नाटक। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था भाई इसके बारे में, तो जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा तो वो तो आराम से इस क्वेश्चन को आंसर
कर सकते हैं। ठीक है, मुद्रा राक्षस की बात करें तो विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस, जिसमें हमको नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को अपदस्थ करके चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जो कि गुप्त काल में लिखा गया था। उसके बाद रत्नावली की बात करें तो रत्नावली की रचना ये किया है हर्षवर्धन ने। ठीक है, हर्षवर्धन ने रत्नावली की रचना की है। उसके बाद प्रियदर्शिका की बात करें तो प्रियदर्शिका की रचना भी हर्षवर्धन ने किया है। हर्षवर्धन वही जिसके शासनकाल में वेनसोंग आया हुआ था। ठीक है, और जिसका दरबारी कवि बाणभट्ट था, और जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण करने की का प्रयास किया था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने उसको पराजित किया, जिसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है, एहोल प्रशस्ति में। ठीक है, एहोल प्रशस्ति किसने लिखा है, रवि कीर्ति ने। ठीक है, तो इस तरह से चीजें बार बार रिपीट होंगी। ठीक, तो बच गया मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम जिसको महाकवि कालिदास जी ने लिखा है, और मालविकाग्निमित्रम से हमको शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे अग्निमित्र, और अग्निमित्र की प्रेमिका थी मालविका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था और उसने किस नाम से अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। पीछे मैंने शायद बताया इसके बारे में। ठीक है, तो ठीक, तो किसके शासनकाल में आया था भाई, आप बताने की कोशिश करिए, मैं बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो हर्षवर्धन, इसके समय में फाहियान वेनसोंग भारत आया हर्षवर्धन के समय, जिसने सीयू की लिखा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके समय में कौन आया था, फाहियान, जिसने लिखा था फूको की। अलाउद्दीन खिलजी के समय में तारीख ए फिरोज शाही, नहीं ये नहीं लिखा गया था, ये तो तारीख ए फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक के लिए लिखा गया था। ठीक है, तो इसको फिलहाल छोड़ दो। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता किसने लिखा है। अच्छा, इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और इसकी पुस्तक का क्या नाम है, रेहला, किताब उल रेहला। ठीक है, तो इब्न बतूता ये मोरक्को, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है मोरक्को, वहां से आया था इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत, और यहां पर उसने पुस्तक कौन सी लिखी, किताब उल रेहला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है दिल्ली सल्तनत के समय में भारत आया था, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में काफ़ी कुछ इसने लिखा, उस समय के सामाजिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति। ठीक है, भारत के लोग कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें उसने लिखा है। और ये वही समय था जिस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वैसे भारत तो पहले से ही सोने की चिड़िया था, अपार धन संपदा भरा हुआ है ना आज के समय में भी, लेकिन हम जो है उन चीज़ों को यूज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास में ताम्रपत्र अभिलेख किस रूप में उपयोगी है, ताम्रपत्र अभिलेख। देखिए, हम लोगों ने ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ा, जब आदि मानव पत्थर के औजारों के साथ तांबे के औजारों का प्रयोग करता था शिकार के लिए, बाद में खेती करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब लोहे का आविष्कार हो गया तो तांबे के औजार उतने ज़्यादा यूज नहीं होते थे, तांबे के फिर बर्तन वर्तन बनने लगे, सिक्के बनने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ताम्रपत्र, ताम्रपत्र मतलब कि ताम्रपत्र अभिलेख, कॉपर प्लेट। ठीक है, कॉपर प्लेट स्क्रिप्ट। ठीक है, ताम्रपत्र अभिलेख, या इसी को बोलते हैं ताम्रलेख, ताम्र अभिलेख। ठीक है, जिस तरह से अशोक के अभिलेख पत्थरों पर प्राप्त हुआ है ना, वैसे ही कई सारे तांबे के प्लेट, मतलब तांबे की जो चादर होती है ना, तांबे का प्लेट स्लेट टाइप का, तो उसमें जो है लेख लिखा जाता था। तो ये किस रूप में उपयोगी है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप इस चीज को समझ जाएं तो ये केवल धार्मिक आदेशों को दर्शाते हैं, नहीं धार्मिक आदेशों को तो दर्शाते थे। ठीक है, केवल विदेशी व्यापार, हाँ इसका आंसर बी होगा। ये मुख्य रूप से भूमि अनुदान, किसी को भूमि दान में दिया जाता था ना, तो उसको ताम्रपत्र दे दिया जाता था। ठीक, इसके अलावा प्रशासनिक आदेशों को दर्ज करने के लिए उपयोग किए जाते थे। देखो पहले क्या होता था भाई, कागज वगैरह तो होता नहीं था,
ठीक है, कागज होता नहीं था। अब जैसे मान लो किसी को भूमि दान में देना है, ठीक है, या कोई प्रशासनिक आदेश है जिसको लिख करके रखना है। अब जैसे अशोक के जो अभिलेख हैं, या जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख हो गया, प्रयाग प्रशस्ति हो गया, इसको तो चट्टानों पर लिख दिया गया, पत्थरों पर लिख दिया गया और अपने साम्राज्य के अलग अलग स्थानों पर स्थापित कर दिया गया ताकि लोग उसको देख सकें, ठीक है, सार्वजनिक तौर पर। लेकिन कई ऐसी चीजें थी जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था, ठीक है, वो पर्सनल होती थी या कुछ गुप्त चीजें उसमें लिखी जाती थी, तो वैसे चीजों को ताम्रपत्र, इसके अलावा एक यूज किया जाता था भोजपत्र। भोज जो है एक भोजपत्र जो है ना, एक पेड़ का पत्ता होता था, उसमें लिखा जाता था, ठीक, किसी दिन बात करेंगे उसके बारे में भी। तो ताम्रपत्र क्या होता था, जो तांबे के जो प्लेट्स है ना उसमें लेख लिखा जाता था और उसको आराम से आप जो है अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को भूमि दान में दिया जाता था तो फिर उसको जो है ताम्रपत्र में लिख करके दिया जाता था कि भाई इस फला व्यक्ति को हम जो है फला वाला क्षेत्र दे रहे हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो ताम्रपत्र अभिलेखों का उपयोग मुख्य रूप से राजाओं द्वारा ब्राह्मणों या धार्मिक संस्थाओं को दी गई भूमि या राजस्व अनुदानों को स्थायी रूप से दर्ज करने के लिए किया जाता था। यह तत्कालीन भू प्रशासन और सामंतवाद के उदय को समझने में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो किसी को भी अगर जमीन दान में दिया जाता था तो उसको जो है साथ में ताम्रपत्र में लिख करके दिया जाता था, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संगम साहित्य का संबंध किस क्षेत्र से। आंसर आप लोगों को दिख गया है, ठीक है। संगम साहित्य का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है। तो भाई कल भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, ठीक है, मतलब पिछले वाले वीडियो में। तो दक्षिण भारत, तमिलनाडु, जिससे हमको चोल, चेर, पांड्य राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित प्राचीन ग्रंथों का एक संग्रह है, ठीक। संगम साहित्य जो है तमिल भाषा में, किस भाषा में है, तमिल भाषा में है, और दक्षिण भारत के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। तो ये कई सारे तमिल ग्रंथों, तमिल भाषा में रचित प्राचीन ग्रंथों का संग्रह है, ठीक। तो दक्षिण भारत के चीर, चूल, पांड्य राज्यों के प्रारंभिक इतिहास, समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, सार्थवाह शब्द का उल्लेख किस साहित्यिक स्रोत में मिलता है और यह किसका द्योतक है। सार्थवाह, 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 चलिए इसको मैं ही बताता हूं आपको। ये नहीं है, ऋग्वेद राज्य का सलाहकार। सार्थवाह शब्द जो है ना, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कारवां का प्रमुख व्यापारी, देखो कारवां या काफिला, जो व्यापारी व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे ना। आज के समय में तो व्यापारी अपना जो पर्सनल गाड़ी है या फिर फ्लाइट है, कई सारे व्यापारियों के पास तो भाई खुद के जेट है ना, जेट प्लेन्स हैं, तो उससे वो चला जाता है अकेला पर्सनली। लेकिन पहले क्या होता था, व्यापारियों को दल में सफर करना होता था, काफिला होता था, कारवां होता था, ठीक, गुट में उनको सफर करना होता था। तो तो जो कारवां है, काफिला है, उसका जो प्रमुख व्यापारी होता था उसको क्या कहा जाता था, सार्थवाह कहा जाता था, ठीक। किसमें इसका उल्लेख मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि सार्थवाह शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, वैसे पूछा भी है किस साहित्यिक स्रोत में मिलता है, तो वो मिलता है अर्थशास्त्र में, ठीक। और वो क्या होता था भाई, तो प्रमुख काफिले का प्रमुख व्यापारी, ठीक है। चलिए, तो ये एक मौर्यकालीन शब्द है, ठीक है, और ये आंतरिक और बाह्य व्यापार के संगठन को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आई होल नामक स्थान के मंदिर और शिलालेख गुफा रूप से किन स्थापत्य शैलियों के संगम को दर्शाते हैं। आई होल नामक स्थान के मंदिर और शिलालेख मुख्य रूप से किस स्थापत्य शैलियों के संगम को दर्शाते हैं। तो भाई आई होल, आई होल नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, गांधार शैली। आई होल, इसका आंसर देखना होगा मुझे। आई होल, ये बी है, बेसर शैली, ठीक है। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो भारत में जो है स्थापत्य कला की तीन शैलियां प्रचलित थी। नागर शैली ये उत्तर भारत में, उसके बाद द्रविड़ शैली ये दक्षिण भारत में, और मध्य भारत में चलता था बेसर शैली। बेसर शैली जो है ये नागर और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण था, ठीक है, मतलब उत्तर भारत की शैली भी और दक्षिण भारत की शैली भी। और जो गांधार शैली है ये मूर्ति कला से संबंधित है, ठीक है। गांधार शैली, मथुरा शैली, ये दोनों मूर्ति कला से संबंधित है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। भारत का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है जो देश के नामकरण की जानकारी देता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, भारत शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है जो हमारे देश के नामकरण की जानकारी देता है? तो यहाँ खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल जो कलिंग का राजा था ना, ठीक है, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। तो भाई किसमें हमको भारत शब्द का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर देखते हैं। मैं भी ये मिल रहा है आपको खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खारवेल के कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का सबसे पहला ज्ञान अभिलेखीय उल्लेख मिलता है जो भौगोलिक और राजनैतिक चेतना को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें जो भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा। भारत का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के उस स्रोत को क्या कहते हैं जिसमें शासकों की प्रशंसा की जाती है और उन्हें गुणवान बताया जाता है? तो भारतीय इतिहास के उस स्रोत को क्या कहते हैं जिसमें शासकों की प्रशंसा की जाती है और उन्हें गुणवान बताया जाता है? तो ठीक, अच्छा आंसर है। इसको आप ध्यान से पढ़े, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भारत के इतिहास को जानने का वह कौन सा स्रोत है जिसमें भारत के राजाओं की प्रशंसा की जाती है, उन्हें गुणवान बताया जाता है? ठीक है, जातक की बात करें तो भाई ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की कहानी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, सूत्र ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अरण्यक ये भी प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, प्रशस्ति अभिलेख, तो ये जो प्रशस्ति है, अभिलेख है, इनमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है। ठीक है, राजाओं की प्रशंसा मिलती है, राजाओं के गुणों का बखान होता है, उसके विजयों का बखान होता है कि राजा कितना प्रतापी है। ठीक, उसकी दयालुता, उसके धार्मिक विश्वास, उसकी समृद्धि, उसके साम्राज्य का प्रसार, ठीक है, उसके गुणों का व्याख्यान, ये सारा चीज हमको कहाँ देखने को मिलता है? प्रशस्ति में देखने को मिलता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये बना हुआ है। ठीक है ना, तो प्रशस्ति अर्थात अभिलेखों में राजाओं की प्रशंसा की जाती है। ठीक है, प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ ही होता है प्रशंसा। ठीक है, प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रशंसा। ठीक है, ये संस्कृत में रचित अभिलेख होते थे जो शासकों के दरबारी कवियों द्वारा लिखे जाते थे। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, एहोल प्रशस्ति, ठीक है, मंदसौर प्रशस्ति। ठीक, तो इस तरह से जो अभिलेख हैं उनमें राजाओं का गुणगान मिलता है। ठीक, अगला हम देखते हैं गुप्त काल में कायस्थ शब्द का प्रथम उल्लेख किस स्रोत में मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है ये चीज। ठीक है ना, कायस्थ। देखो, हमारा जो भारतीय समाज था प्राचीन वैदिक काल की अगर हम बात बात करें तो जो भारतीय समाज है वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन आगे चल करके गुप्त काल में हम लोग देखते हैं कि और भी कई सारी जातियां निकल करके सामने आती है और उन्हीं में से एक जाति थी कायस्थ। ठीक है, कायस्थ, जो कि आगे चल करके काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कायस्थ समुदाय जो है ना, ये क्लर्क का काम किया करती थी, जो बाबूगिरी या लिखा पढ़ी वाले जो काम होते थे ना, वो करती थी। तो इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है सर्वप्रथम? ठीक, तो गुप्त काल में बहुत सारी जातियों का उदय हमको देखने को मिलता है। ठीक, इसका उल्लेख कहाँ मिल रहा है? याज्ञवल याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। कायस्थ, जिसको लेखक या लिपिक शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। ठीक है, थोड़ा सा मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, माफी चाहूंगा। बाद के गुप्त काल में यह एक अलग जाति के रूप में उभरा जिसने प्रशासनिक और राजस्व संबंधी रिकॉर्ड रखने का काम किया। ठीक है, तो जो भी लिपिक वर्ग या फिर प्रशासनिक कार्यों का लेखा जोखा रखने का काम इन्हीं का होता था। ठीक है, तो कायस्थ याज्ञवल्क्य स्मृति में पहला उल्लेख इसका मिलता है। ठीक है, यूजीसी नेट हो गया, सेट हो गया, वैसे परीक्षाओं में ना इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस फार किस फारसी इतिहासकार ने भारत को हिंद या हिंदुस्तान नाम दिया?
किस फार किस फारसी इतिहासकार ने भारत को हिंद या हिंदुस्तान नाम दिया? अमीर खुसरो, अल बरूनी, मिन्हाज ए सिराज, जियाउद्दीन बर्नी। हिंद ये तो भाई अल बरूनी, नहीं मिन्हाज ए सिराज। अ, भारत को हिंद या हिंदुस्तान नाम दिया, किताबुल हिंद। मिन्हाज ए सिराज ने तबकाते नासिरी नामक ग्रंथ लिखा। उसने 13वीं शताब्दी में गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को हिंदुस्तान के रूप में संदर्भित किया, जो एक सांस्कृतिक और राजनैतिक इकाई के रूप में भारत की अवधारणा के विकास को दर्शाता है। ठीक है, तो मिन्हाज ए सिराज इसका आंसर लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट लग रहा है, थोड़ा मैं इसको देखूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो इसका हम नंबर नोट कर लेते हैं भाई, 26वां क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, एक बार मैं इसको अच्छे से डिटेल में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आंसर हम लोग मान लेते हैं मिन्हाज ए सिराज। आप लोग भी बताइएगा मुझे इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपवंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ किस देश से संबंधित हैं? सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि दीपवंश और महावंश ये किस धर्म से संबंधित है भाई? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कई बार पूछा गया है दीपवंश महावंश किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म। ठीक है, तो यहां ये बोल रहा है कि इसका संबंध किस देश से है, लेकिन इसमें भारत के संदर्भ में काफी कुछ जानकारी मिलता है, ये बोल रहा है। ठीक, तो भाई इसका संबंध है श्रीलंका से। ठीक, देखिए क्या होता है कि जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और उनके जो दादा थे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो उन्होंने जो है जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। एक ग्रंथ का जिक्र किया था मैंने पिछले वीडियो में, परिशिष्ट पर्वन, जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था। ठीक, उसी प्रकार से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने कई सारे बौद्ध भिक्षुओं को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजना शुरू किया। ठीक है, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र जिसका नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, इन दोनों को, महेंद्र और संघमित्रा को, श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, और बौद्ध धर्म जो है श्रीलंका में भी काफ़ी ज़्यादा प्रसारित हुआ, वहाँ के लोगों ने इसको अपनाया। आगे चल करके श्रीलंका में दीपवंश और महावंश नामक ग्रंथ लिखे गए, जिसमें भारत के संदर्भ में भी काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों के मूल निवास संबंधी जानकारी का स्रोत जेंद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, आर्य जो है भारत से नहीं है, ये बड़ा मतलब विवाद चलता है कि आर्य कहाँ से आए थे, क्या वे भारत के मूल निवासी थे या वे कहीं बाहर से आए थे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्रश्न देखते हैं। आर्यों के मूल निवास संबंधी जानकारी का स्रोत जेंद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित है? तो एक ग्रंथ है जेंद अवेस्ता, जो कि किसी दूसरे धर्म का है। ठीक है, वो जो है फारसी धर्म ग्रंथ है। जेंद अवेस्ता जो है फारसी धर्म ग्रंथ है। ठीक है, जेंद अवेस्ता, और इस जेंद अवेस्ता में जो बातें लिखी गई है, या फिर जेंद, सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो जेंद अवेस्ता और वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद में काफी समानताएं देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे कई सारे जो इतिहासकार ये मानते हैं कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया फारस वाले क्षेत्र से आए होंगे। ठीक है, तो जेंद अवेस्ता में काफ़ी सारी चीज़ें जो मतलब उनकी पहली मान्यताएं रही होंगी, पहले की मान्यताएं, वही चीज़ें फिर वो भारत में मानने लगे होंगे, और उसी प्रकार से उन्होंने ऋग्वेद को लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जेंद अवेस्ता ध्यान रखेंगे फारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है, और जेंद अवेस्ता की भाषा और ऋग्वेद की भाषा में काफ़ी समानता है, जो भारत और ईरान के साझा मूल और प्रवासन के सिद्धांतों को बल देता है। ठीक है, काफी समानताएं देखने को मिलती है। कई सारे देवताओं के नाम जो है एक जैसे हैं, या फिर नाम भले अलग हैं, उनके काम एक जैसे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इतिहास के संदर्भ में पैलियोग्राफी से क्या तात्पर्य है? पैलियोग्राफी, कल वाले वीडियो में भी चर्चा किया था एपिग्राफी, ठीक है, के बारे में। ठीक है, जो अभिलेख शास्त्र था ना। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग इतिहास के संदर्भ में पैलियोग्राफी से
क्या तात्पर्य है? पैलियोग्राफी, पुराने भवनों का अध्ययन, प्राचीन लिपियों और लेखन शैली का अध्ययन, प्राचीन नक्शों का अध्ययन, जीवाश्मों का अध्ययन। देखना पड़ेगा इसका आंसर। इसका आंसर है बी, प्राचीन लिपियों और लेखन शैली का अध्ययन। ठीक है, प्राचीन लिपियों और लेखन शैली का अध्ययन जो किया जाता है उस विषय को क्या कहा जाता है? पैलियोग्राफी। देखो इतिहास में भी ना, जो हम इतिहास नॉर्मली पढ़ते हैं, हम तो जो राजा महाराजा हैं, कब किस राजा ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया, किसको जीता, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, समाज संस्कृति। लेकिन काफी सारी जो चीजें हैं, जो प्राचीन लिपियां हैं, प्राचीन सिक्के हैं, प्राचीन भवनों का अध्ययन, प्राचीन नक्शों का अध्ययन, प्राचीन जीवाश्मों का अध्ययन, ये सभी अलग अलग विषय हैं। ठीक है, तो प्राचीन लिपियों और लेखन शैली के अध्ययन के विषय को पैलियोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, पुरालेख लिपि विज्ञान हिंदी में के तहत किसी भी अभिलेख को सही ढंग से पढ़ने के लिए उसकी लिपि के विभिन्न रूपों और समय के साथ हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो देखिएगा, बोल रहा है कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया। ठीक, तो हमारे भारत की अगर मैं बात करूं, अभी मैंने बताया कि भारत जो है प्राचीन काल में, वैदिक काल में 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अगर हम अभी की भी बात करें तो अभी का जो समाज है वो भी उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इस टाइप से बटा हुआ है ना। ठीक है, हालांकि अभी जो है इस तरह का कोई वर्ण चलता नहीं है। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन पर। तो मेगस्थनीज ने बताया कि भारत का जो समाज है वो 7 भागों में विभाजित है। ठीक है, 7 भागों में विभाजित बताया। तो ध्यान रखना है, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। इसने बोला पहला वर्ग दार्शनिक, जो ब्राह्मण वर्ग है ना उनको इसने दार्शनिक कहा। दूसरा वर्ग इसने बोला किसान, किसानों का जो खेती करते हैं। तीसरा वर्ग इसने बोला शिकारी अथवा चारागाह, जो मतलब जानवरों को चराते हैं, मछली पकड़ते हैं या जानवरों का शिकार करते हैं, उनको उसने तीसरा वर्ग बताया। चौथा वर्ग उसने बताया कारीगर और व्यापारी। जो कारीगर और जो व्यापारी होते थे ना, उस समय कारीगर मतलब जो कोई मटका बना रहा है, कोई लोहे के सामान बना रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, ठीक, तो उसको एक वर्ग बता दिया, कारीगर और व्यापारी। ठीक, पांचवा वर्ग बताया उसने सैनिक वर्ग। ठीक, पांचवा वर्ग सैनिक वर्ग। उसके बाद निरीक्षक, निरीक्षक में जो अधिकारीगण होते थे वो रहे होंगे। ठीक, उसके बाद है पार्षद और शासक, पार्षद अथवा शासक वर्ग। ठीक है, तो इस तरह से 7 भागों में इसने विभाजित किया। यद्यपि यह विभाजन भारतीय वर्ण व्यवस्था से भिन्न था। जो भारतीय वर्ण व्यवस्था था ना, 4 वर्ण, उससे बहुत ज्यादा भिन्न था। लेकिन भाई मेगस्थनी विदेशी आदमी था, यहाँ का भाषा वाषा उसको समझ में आता था या नहीं था पता नहीं, उसने जैसा देखा वैसा लिख दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मेगस्थनीज के इस विभाजन से काफी कुछ हमको जानने समझने को मिलता है, उस समय के समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, लोगों की जीवन शैली के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास जानने के लिए तारीख ए फिरोज शाही नामक महत्वपूर्ण कृति किसने लिखी थी? भाई अभी पीछे ही इसका जिक्र हुआ था ना, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने जो है तारीख ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ की रचना की थी। यहाँ कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अमीर खुसरो की बात करें, अमीर खुसरो जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के काफी मतलब प्रसिद्ध साहित्यकार, मतलब एक तरह से ऑलराउंडर थे। ये ऑलराउंडर थे, साहित्यकार भी थे, इतिहास लेखक भी थे, कवि भी थे, गजल वजल भी लिखा करते थे। ठीक है, गजल खैर गजल का तो मुझे नहीं पता, और उसके अलावा कुछ कुछ और चीज़ें इन्होंने जो है इजाद की थी। मेरे ख्याल से सरोद वरोद, शायद तबला वबला भी ये बजाते थे। इसके अलावा जो एक जो मुस्लिम समुदाय में एक गाना बड़ा प्रचलन है ना, जो क्या कहते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जिसमें बड़ा जोर लगाया जाता है। ठीक, आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। कई सारे मूवीज में भी होता है ना वो गाने, जो काफी मतलब एनर्जेटिक होता है। ठीक, तो उसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं अमीर खुसरो द्वारा की गई थी। ठीक है, तो अमीर खुसरो के बारे में आपको जानना होगा, इनकी रचनाओं को पढ़ना होगा, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इब्न बतूता मैंने बताया, किताबुल रेहला, अल बरूनी किताबुल हिंद, ठीक है, या तहकीक ए हिंद। ठीक, तो जियाउद्दीन बर्नी, इसकी पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का विस्तृत विवरण तारीख ए फिरोज शाही में लिखा है, जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का एक प्रमाणिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पुरातात्विक स्रोत से हमें पता चलता है कि वैदिक
आर्य घोड़ों का प्रयोग करते थे? किस पुरातात्विक स्रोत से हमें पता चलता है कि वैदिक आर्य घोड़ों का प्रयोग करते थे? तो भाई उत्खनन में घोड़ों के अवशेष और रथ के साक्ष्य, सिक्कों का चित्रण, गुफा चित्रकला, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। तो जो वैदिक आर्य थे, मतलब वैदिक काल में हमको कुछ वैदिक काल के कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि उस समय रथों का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि आपने रामायण महाभारत में देखा होगा ना, रथ। ठीक। इसके अलावा घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कंकाल वगैरह, ठीक, वैदिक काल के। तो यद्यपि ऋग्वेद में घोड़ों का उल्लेख नहीं है, ऋग्वेद में जो ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया ना, उसमें घोड़ों का उल्लेख नहीं है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, जैसे घोड़ों की हड्डियां, रथों के अवशेष। ठीक। तो उससे हमको पता चलता है कि उस समय जो है इसका प्रयोग किया जाता रहा होगा। ठीक है। और बाद के जो वैदिक ग्रंथ है, जैसे उनमें रथों का विवरण मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में ना, ऋग्वेद में घोड़ों का अच्छा, ऋग्वेद में घोड़ों का उल्लेख है, मैंने नहीं है बोला, माफी चाहूंगा। ऋग्वेद में घोड़ों का उल्लेख है, कुछ देवताओं का उल्लेख किया गया है, अलग अलग घोड़ों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, इसमें मैंने गलत एक्सप्लेन किया। तो ऋग्वेद में घोड़ों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और कुछ एक पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, घोड़ों की हड्डियां और रथों के अवशेष। ठीक। और जो भी हमारे पुराने जो वैदिक ग्रंथ है ना, जैसे रामायण महाभारत को भी उसी काल से जोड़ा जाता है, तो उसमें तो रथों का भाई बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे कौन से साहित्यिक स्रोत हैं जो मौर्यकालीन प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का विस्तृत विवरण प्राप्त प्रदान करते हैं और उन्हें राजकीय मैनुअल कहा जाता था? क्या बोल रहा है, वे कौन से साहित्यिक स्रोत हैं जो मौर्यकालीन प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं और उन्हें राजकीय मैनुअल कहा जा सकता है? तो इंडिका और अर्थशास्त्र, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका इंडिका और अर्थशास्त्र। ठीक है। वेद और उपनिषद भाई वो तो काफी पहले के हो गए, जातक कथाएं त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, रामायण महाभारत ये अलग चीज है। ठीक है। तो इंडिका और अर्थशास्त्र से हमें मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, एक शब्द दिया हुआ है मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन की प्रकृति, कर प्रणाली, गुप्तचर व्यवस्था और कानून व्यवस्था को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक स्रोत है। ठीक है। तो दोनों से हमको जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने को मिलता है। यहाँ शब्द आया है केंद्रीकृत। मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो अत्यधिक केंद्रीकृत थी, मतलब कि जो सम्राट होता था वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता था। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में हमारे भारत का जो प्रशासन है वो विकेंद्रीकृत है। हमारे यहाँ गांवों को भी अधिकार प्राप्त है ना, ग्राम सभा। ठीक है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, फिर उसके बाद राज्य सरकार, फिर केंद्र सरकार, ऐसे हमारे यहाँ चलता है। लेकिन पहले जो है, मतलब मौर्य काल में जो है प्रशासन कैसा था, अत्यधिक केंद्रीकृत। और कई सारे इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए इसे उत्तरदायी बताया है। वहीं अगर गुप्त शासकों के प्रशासन की बात करें तो उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थापत्य कला स्रोत का नाम बताइए जो शुंग काल के दौरान विकसित हुआ और बुद्ध के जीवन को दर्शाता है। तो भाई ये है अ, उस स्थापत्य कला का नाम बताइए जो शुंग काल के दौरान विकसित हुआ और बुद्ध के जीवन को दर्शाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा अजंता की गुफाएं, महाबली। ये मेरे ख्याल से अजंता की गुफाएं ए या बी हो सकता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका उत्तर है बी। अशोक द्वारा बनवाए गए सांची स्तूप के चारों ओर की वेदी और तोरण द्वार का निर्माण मुख्य रूप से शुंग काल में हुआ। इन द्वारों पर बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं का चित्रांकन चित्रात्मक अंकन किया गया जो शुंग काल की कला और धार्मिक आस्था का स्रोत है। यहाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शुंग शासक थे ना, वो बौद्ध धर्म के विरोधी थे, और कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने कई सारे बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया था। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी शुंग काल में
स्तूपों का काफ़ी निर्माण हुआ, ठीक है, और बौद्ध धर्म काफ़ी फला फूला भी। हालांकि बौद्ध धर्म को थोड़ा धक्का जरूर लगा था शुंग काल में, क्योंकि ब्राह्मण धर्म थे और जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, ठीक है, झटका जरूर लगा लेकिन फला फूला जरूर आगे भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उस स्थापत्य कला का नाम बताइए जो शुंग काल के दौरान विकसित हुआ और बुद्ध के जीवन को दर्शाता है। तो यहाँ पर आंसर तोरा द्वार होना चाहिए, ठीक है, तोरा द्वार या तोरण द्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत भारत में भक्ति आंदोलन के उदय को समझने में सहायक है? तो भारत में भक्ति आंदोलन जो मध्यकाल में चला, तो उसको समझने में कौन सा स्रोत सहायक है? औपनिवेशिक दस्तावेज भाई किसी भी हालत में नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद है अल्वारों और नयनारों की तमिल रचनाएं, ये बिल्कुल सही है। प्रारंभिक जैन ग्रंथ, गुप्तकालीन प्रशस्तियां, ये तो हो ही नहीं सकता ना भाई, आसान सा इसमें ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो अलवारों और नयनारों की तमिल रचनाएं। अब ये अलवार और नयनार क्या है भाई? तो दक्षिण भारत में जो अपना क्या कहते हैं, दक्षिण भारत में जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, और शुरुआत जो है अलवार और नयनार द्वारा किया जाता है। तो इनकी जो तमिल रचनाएं हैं, इससे हमको भारत में भक्ति आंदोलन के उदय को समझने में सहायता मिलती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हर्षवर्धन की प्रशासनिक नीतियों और धार्मिक सहिष्णुता के बारे में सबसे अच्छी जानकारी देने वाला साहित्यिक स्रोत कौन सा है? हर्षवर्धन की प्रशासनिक नीति और धार्मिक सहिष्णुता के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलता है? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी भाई, इससे तो कश्मीर के विषय में जानने को मिलता है। कालिदास के नाटक, महाकवि कालिदास जी तो भाई हर्षवर्धन के पहले थे ना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इससे भी कहाँ जानकारी मिलेगा, वो तो बहुत पहले लिखा गया था। इतना मतलब इजी सा क्वेश्चन बना दिया गया है, ठीक है। तो इसको मैं कोशिश करूंगा आगे की ऑप्शंस को थोड़ा सा और कठिन करवाऊं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा वेन्सोंग का यात्रा वृत्तांत। तो वेन्सोंग के यात्रा वृत्तांत में हर्षवर्धन की प्रशासनिक नीतियां और धार्मिक सहिष्णुता के बारे में अच्छी सी जानकारी मिलती है। चलिए, धर्म में ना बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण जैसे कि शक और कुषाण की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण और समकालीन पुरातात्विक स्रोत क्या है? तो भारत पर शकों और कुषाणों के आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मिट्टी के बर्तन, मंदिर, वास्तुकला, वैदिक साहित्य। इसका उत्तर होगा इंडो ग्रीक और कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के। तो जो इंडो ग्रीक हैं, हिंद यवन, और जो कुषाण शासक है, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया, तो वहाँ सिक्के विक्के भी चलाए होंगे, तो उन सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। धर्मसूत्र और स्मृतियां किस प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत हैं? धर्मसूत्र और स्मृतियां वेदों के अनुष्ठान, प्राचीन भारत के, इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन भारत के कानून, सामाजिक व्यवस्था और आचार संहिता। धर्मसूत्र और स्मृतियां, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब भी कानून, नियम, नीति, इन सब चीजों की बात आएगी तो धर्मसूत्र और स्मृतियां आपको लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। उस पुरातात्विक स्थल का नाम बताइए जहां से अग्नि कुंडों के साक्ष्य मिले हैं, जो वैदिक अनुष्ठानों की उपस्थिति का स्रोत हो सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? उस पुरातात्विक स्थल का नाम बताइए जहां से अग्निकुंड, अग्निकुंड आप लोगों ने देखा होगा जब हवन वगैरह किया जाता है ना, उस समय अग्निकुंड बनाते हैं जहां पर आग जला करके उसमें आहुतियां दी जाती है, ठीक। प्राचीन काल के ऋषि मुनि भी यज्ञ हवन किया करते थे ना। तो इस तरह का अग्निकुंडों का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, जो कि वैदिक अनुष्ठानों की उपस्थिति का स्रोत हो सकता है? तो देखिएगा इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल और कालीबंगा, इन दो स्थलों से हमें अग्निकुंडों का अग्निकुंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वही लोग वैदिक
सभ्यता के भी जनक है। लेकिन यहाँ पर जो है चीज़ें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है और जो वैदिक कालीन सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। तो भाई पहले ग्रामीण सभ्यता आएगी ना, फिर नगरीय सभ्यता आएगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है तो इस चीज़ को नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यह लगता है कि हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है इन सब चीज़ों को करते रहे होंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। यह संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों या यज्ञों की उपस्थिति को इंगित करता है, यद्यपि इसका वैदिक अनुष्ठानों से सीधा संबंध विवादास्पद है। वही कि भाई पहले नगर मतलब अगर वैदिक आर्य और सिंधुवासी अगर एक ही हैं तो वो नगरीय सभ्यता से वापस ग्रामीण सभ्यता में कैसे गए होंगे, तो ये विवादास्पद विषय है। ठीक है, लेकिन ये मिला है, फैक्ट है ये चीज भी। अगला देखते हैं, पृथ्वीराज रासो जैसे मध्यकालीन साहित्यिक स्रोत ऐतिहासिक रूप से कम विश्वसनीय क्यों माने जाते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो जैसे मध्यकालीन साहित्यिक स्रोत ऐतिहासिक रूप से कम विश्वसनीय क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये संस्कृत में नहीं लिखे गए थे, ये कोई भाई जवाब नहीं होगा, क्योंकि इनमें ऐतिहासिक तथ्यों की तुलना में अतिशयोक्ति और काल्पनिक कथाएं अधिक है। तो आपका उत्तर यही होगा। ठीक है, क्योंकि इन्हें विदेशी यात्रियों ने ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी। देखिए क्या होता था कि जब भी कोई दरबारी कवि अपने राजा के बारे में जब लिखेगा तो अच्छी अच्छी बातें लिखेगा ना, और उसको खुश करने के लिए बढ़ा चढ़ा करके लिखेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमको प्रशस्तियों में भी देखने को मिलता है। जो प्रयाग प्रशस्ति है, इहोल प्रशस्ति है, तो उसमें भी होने की संभावना है। ठीक है, लेकिन जब किताबें लिखी जाने लगी ना, जब कागज का खोज हो गया, किताबें लिखी जाने लगी, क्योंकि प्रशस्ति जो अभिलेख है उनमें तो भाई ज़्यादा नहीं लिख सकते ना। ठीक है, जब किताबें लिखी जाने लगी तब उसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके और लिखा जाने लगा। तो पृथ्वीराज रासो जैसे मध्यकालीन साहित्यिक और ऐतिहासिक रूप से कम विश्वसनीय क्यों माना जाएगा? क्योंकि भाई इसमें जो है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है, और पृथ्वीराज रासो में भी कई सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरलिस हिस्टोरिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है, जिसने रोमन साम्राज्य के साथ भारतीय व्यापार की जानकारी मिलती है? नेचुरल हिस्टोरिया इसके लेखक कौन है, यह आपको बताना है। पिलनी, द एंडर, टॉलमी, स्ट्रॉबेरी, ये मेरे ख्याल से पिलनी है, पिलनी। ठीक है, पिलनी द एल्डर। देखिएगा प्राचीन काल में जो विदेशी हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं भारत के संदर्भ में, ठीक है, उनमें से कई सारे भारत आए थे, कई सारे भारत नहीं आए थे। ठीक है, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं और उनमें क्या बात लिखी गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नेचुरल हिस्टोरिया ये किसने लिखा है? पिलनी द एल्डर ने। ठीक है, पहली शताब्दी ईस्वी में इसको लिखा गया है। इस पुस्तक में भारत के साथ व्यापार के कारण रोमन साम्राज्य को बड़ी मात्रा में सोना खोना पड़ रहा था। मतलब कि रोमन साम्राज्य के जो व्यापारी हैं वो अपने देश से सोना लेकर के भारत आते थे, और भारत से मसाले, सूती कपड़े, हाथी दांत और भी बहुत सारी जो चीजें हैं यहाँ से खरीद करके अपने देश में लेकर के जाते थे। तो यहाँ पर प्लिनी ने अपनी इस पुस्तक में एक चिंता व्यक्त किया था कि भाई रोमन साम्राज्य का सोना जो है भारत में जा रहा है तो भारत अमीर हो रहा है। ठीक है, तो यह रोमन साम्राज्य और भारत के बीच बढ़ते व्यापार के संतुलन पर प्रकाश डालता है। तो ध्यान रखना, पहले भारत जो है ना निर्यातक देश था, मतलब विदेशों से लोग अपने यहाँ से सोना चांदी लेकर के आते थे और भारत से सामान खरीद करके ले जाते थे। और जो देश निर्यातक होता है ना, मतलब जो देश अपने देश से भारी मात्रा में सामान बाहर भेजेगा, वो देश काफी धन संपन्न होता है। ठीक है, जबकि आज के समय में उल्टा हो रहा है ना, हम लोग बाहर से काफी सारी चीजें मंगा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय इतिहास के किस कालखंड के लिए चित्रित धूसर मृदभांड प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है? चित्रित धूसर मृदभांड, तो भाई चित्रित धूसर मृदभांड बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के लिए। भारतीय इतिहास के किस कालखंड के लिए चित्रित धूसर मृदभांड प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है? सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, इसका सरल सा आंसर है भाई सिंधु घाटी सभ्यता। इसके साथ में कुछ नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल ऐसा दिया हुआ होता तो थोड़ा मजा आ जाता, मतलब थोड़ा कठिन हो जाता। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, अरे
यहाँ मैं गलत हो गया, माफी चाहूंगा। यहाँ उत्तर दे रहा है उत्तर वैदिक काल। चलिए देखते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल की ग्रामीण लौह युगीन संस्कृति का एक विशिष्ट प्रकार का मिट्टी का बर्तन है। यह इस काल की बस्तियों और भौगोलिक विस्तार को दर्शाता है। तो माफी चाहूंगा, मैंने गलत आंसर किया था। इसका उत्तर क्या होगा? वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल में जो है चित्रित धूसर मृद भांड का प्रयोग किया जाता था, मिट्टी के बर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा स्रोत है जो काव्य और नाटक दोनों के रूप में कार्य करता है और कृष्ण की वंशावली की जानकारी देता है? वह कौन सा स्रोत है जो काव्य और नाटक दोनों के रूप में कार्य करता है, मतलब काव्य और नाटक दोनों के रूप में कार्य करता है और कृष्ण जी की वंशावली उसमें दिया गया। अच्छा, यहाँ तो आंसर मैंने दिखा दिया। तो हरिवंश पुराण अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। हरिवंश पुराण काव्य और नाटक दोनों के रूप में इसको लिखा गया है और कृष्ण जी की वंशावली इसमें मिलती है। हरिवंश पुराण, जिसे महाभारत का परिशिष्ट माना जाता है, कृष्ण के जीवन और वंशावली का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि पूर्व ऐतिहासिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप में ऑस्ट्रिच पाए जाते थे? किस पुरातात्विक काल से पता चलता है कि पूर्व ऐतिहासिक काल में भारत में भारतीय उपमहाद्वीप में ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? किस पुरातात्विक साक्ष्य से? तो ऑस्ट्रिच की हड्डियों से ही पता चलेगा ना। अच्छा, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के मन के, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के मन के मतलब जो मोती टाइप का होता था ना, गोल गोल, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महाराष्ट्र के पाटने जैसे पुरातात्विक स्थलों पर शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के मनके मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि उस उत्तरी पुरापाषाण काल में ये पक्षी भारत में मौजूद थे। ऊपरी पुरापाषाण काल, ऊपरी पुरापाषाण काल मतलब जब पुरापाषाण काल का जब आखिरी दौर चल रहा था, उस समय का मनका प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर शुतुरमुर्ग भी रहे होंगे। माफी चाहूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास को जानने के लिए अभिलेखों की विश्वसनीयता साहित्यिक स्रोतों से अधिक क्यों है? इतिहास को जानने के लिए अभिलेखों की विश्वसनीयता साहित्यिक स्रोतों से अधिक क्यों है? आसान हो सकता है क्वेश्चन भी, मतलब कि इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत की तुलना में अभिलेख ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बोल रहा है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा बी होना है इसका उत्तर, ठीक है, क्योंकि इन्हें राजा के आदेशों पर लिखा जाता था और विकृति से मुक्त माना जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी। अभिलेखों को सार्वजनिक स्थानों या मंदिरों में उत्कीर्ण किया जाता था और ये राजा द्वारा जारी किए गए समकालीन आदेश या घोषणाएं होते थे। साहित्यिक ग्रंथों में बाद में हुए बदलावों की तुलना में अभिलेखों में विकृति की संभावना कम होती है। तो देखो, जो साहित्यिक ग्रंथ है ना, ग्रंथ है ऐतिहासिक ग्रंथ, तो जो उसकी जो मूल प्रति है उसका कॉपी किया जाएगा ना, नॉर्मली कॉपी किया ही जाता है, ठीक है, पुस्तक का कॉपी तो होगा ही होगा ना। तो कई दूसरे लेखक भी उसको लिखेंगे तो उससे जो है उसमें चीज़ों को बदलने की संभावना अधिक है। लेकिन जो अभिलेख है, एक बार उसमें खुद गया लिख दिया गया तो उसको फिर चेंज करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए अभिलेख को जो है ज़्यादा सटीक माना जाता है साहित्य की तुलना में। अगला है त्रिरत्न, थ्री ज्वेलर्स का संबंध किस धार्मिक ग्रंथ से है जो महावीर के दर्शन का स्रोत है? त्रिरत्न, तो ये होगा जैन आगम, ठीक है, जैन आगम बी। तो जैन आगम में त्रिरत्न का उल्लेख है जिन्हें मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है, ठीक है। जैन धर्म के मूल ग्रंथ जिन्हें आगम कहा जाता है, अंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र की बात की गई है, जिसको त्रिरत्न कहा जाता है। अगला है, भारत में हुण आक्रमण की जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत कौन सा है? किस पुरातात्विक स्रोत से हमको जो है भारत में हुण आक्रमण की जानकारी मिलती है? भारत में कई सारे आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, यूनानी, ईरानी, उसके बाद हुण, कुषाण, शक, ठीक है। तो हुणों के आक्रमण का उल्लेख हमको कहाँ से मिलता है भाई? तो ये मिलता है भीतरी स्तंभ लेख, बी इसका आंसर होना चाहिए, बी जी।
भीतरी स्तंभ लेख जो कि उत्तर प्रदेश में है, गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है स्कंद गुप्त द्वारा हुणों पर विजय प्राप्त करने का विस्तृत विवरण मिलता है। यह गुप्त साम्राज्य के पतन में हुणों की भूमिका को समझने का प्रामाणिक स्रोत है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए हुण काफी हद तक उत्तरदायी थे। ठीक, तो भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख, इससे जो है भारत में हुणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। हल्के भूरे रंग के मृदभांड का संबंध किस सभ्यता या काल से जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर दिख गया है, ताम्रपाषाण काल। ठीक है, हल्के भूरे रंग के मृदभांड, ये ताम्रपाषाण युग में देखने को मिलता है, गंगा यमुना दोआब में। तो हल्के भूरे रंग के मृदभांड, जिसको ओसीपी भी कहा जाता है, ओसीपी ने हाँ ओसीपी, ठीक है, ओसीपी भी कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पाए गए हैं। इन्हें ताम्रपाषाण युग से जोड़ा जाता है। कुछ विद्वान इसे हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद के चरण से भी जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में, ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में वंशावली का क्या महत्व है, जैसा कि पुराणों में वर्णित है? तो वंशावली का भाई बहुत महत्व है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। तो यह प्राचीन राजाओं का एक काल क्रमानुक ढांचा प्रदान करती है। ठीक है, जो वंशावली पुराणों में दिया हुआ है ना, तो उसमें राजाओं, कौन सा राजा कब आया, कैसे आया, तो उन चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराणों में सर्ग, प्रतिसर्ग और मनवंतर के साथ और वंश और वंशानुचरित का वर्णन है, जो भारतीय इतिहास के काल क्रमानुक्रम को स्थापित करने में सहायक है। तो देखिए, जो पुराण है ना, जितने 18 पुराण हैं, तो वो 5 भागों में बटे होते हैं। पहला होता है सर्ग अर्थात सृष्टि, उसके बाद है प्रतिसर्ग अर्थात पुनः सृष्टि का निर्माण। ठीक है, उसके बाद होता है मनवंतर, मनवंतर मनुओं के काल। ठीक, उसके बाद होता है वंश, वंश में देवताओं और ऋषियों की वंशावली दी हुई है। ठीक है, वंश में देवताओं और ऋषियों की वंशावली दी हुई है। उसके बाद आखिरी में होता है वंशानुचरित, इसमें राजाओं की वंशावली दी गई है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। किस साहित्यिक स्रोत में भगवान बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई पहली बौद्ध संगीति का वर्णन है? अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, किस साहित्यिक स्रोत में भगवान बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई बौद्ध संगीति का वर्णन है? तो देखिए, बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो जो पहली बौद्ध संगीति थी, ये गौतम बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद, लगभग 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो उसी वर्ष जो है यहाँ पहले बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। ठीक है, राजगृह में ये पहला बौद्ध संगीति आयोजन किया गया था। इस समय शासक कौन था? तो अजात शत्रु। ठीक है, तो ये किस ग्रंथ में इसका जिक्र मिलता है भाई? तो आई थिंक सूत पीटक, नहीं, विनय पीटक और सूत पीटक के अंश। ठीक है, देखते हैं। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति का वर्णन विनय पीटक के एक भाग, जिसका नाम है चुल्लवग, चुल्लवग, ठीक है, और दीर्घ निकाय के एक भाग में मिलता है। यह प्रारंभिक बौद्ध धर्म के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो विनय पीटक और सूत पीटक के अंश में देखने को मिलता है प्रथम बौद्ध संगीति की विषय में। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको लगता है कि मैंने किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, कोई जानकारी गलत दी है, तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूँ। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।